गुड आफ्टरनून बच्चों। अब आएगी दीदी का आवाज, बेटा सुन लेंगे। और आप लोगों को सबको म्यूट कर रखा है। गुड आफ्टरनून। कल जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका नाम था आपका नाजिज्म, हिटलर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोगों ने कर लिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी पॉलिटिकल पावर काम करती है। वो आपके पास टू पॉलिटिकल पावर थी बच्चे। एक थी आपके पास एलाइड पावर, अनदर सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में आपके पास था रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड देन यूएसए। इस साइड में अपने पास ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी और अपने पास एक और क्या था, ऑटोमन एम्पायर। ये अपने पास थे। तो ये दो पावर्स अपने पास थी। लास्ट में क्या होता है कि आपकी ये पावर जो एलाइड पावर थी, विनर पावर थी और ये डिफीटेड थी। जब डिफीट हुए ये लोग तो इनके साथ एक ट्रीटी, बाकी सबके साथ तो छोड़ो, आपके सिर्फ जर्मनी की बात करनी है। तो जर्मनी के साथ एक आपकी ह्यूमिलेट करने वाली, उसको इंसल्ट करने वाली ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। नाम है उसका पीस की ट्रीटी, पर ये साइन वर्साइल्स फ्रांस में हुई थी इसलिए इसको नाम दे दिया वर्साइल्स ट्रीटी। इसकी कुछ कंडीशन थी। कंडीशन में क्या था, उसकी 1 लाख आर्मी सीज कर दी थी। सेकंड नंबर पे 10% पॉपुलेशन। कुछ लोग क्या बेटा? हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे हो? मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। यस मैम। यस मैम। ओके, मेरे को भी तुम इधर ही बोलते सुन रहे हो, शायद ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुई। मैम अब सही आ रही है। अब मैं पास में हूँ ना, ब्लूटूथ अब कनेक्ट सही कर। आ रही है। हाँ, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेती हूँ, शायद वो कनेक्ट नहीं है। अब बोलिए, क्लियर आएगी। तो ये सारी आप लोगों ने देख ली थी, उसकी ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी के बाद अब आपको क्या करना है, जर्मनी की नहीं आ रही मैम अब फिर स्लो होगी मैम। अभी फिर मैम, स्लो है। यस मैम स्लो यस है। मैम। अब मैंने तो ब्लूटूथ भी ऑन कर लिया इसका, माइक का बिल्कुल स्लो है। यस मैम। यस मैम। मैम एक बार ब्लूटूथ का वॉल्यूम ऑन करके देखो। कोशिश करूंगी मैक्सिमम चिल्ला के बोलूं, तब ठीक रहेगा। ओके। तब अपना क्या था, अपन लोगों ने ट्रीटी साइन की। किसने ट्रीटी साइन की थी? नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स थे डेमोक्रेट, सोशलिस्ट और आपके कैथोलिक। इन तीन लोगों का ग्रुप जो था, मतलब पर्सन तीन ही थे, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तीन ग्रुप ने आपकी ट्रीटी साइन की। तो आपके कंजर्वेटिव जो लोग थे, यानी जो आपके अपने पुराने पैटर्न पे, ट्रेडिशनल पैटर्न पे बिलीव करते थे, मोनार्क होना चाहिए कंट्री को अच्छे से प्रोग्रेस करने के लिए, तो हम लोग उसी के साथ चलते हैं। तो उन्होंने इसको अपोज कर दिया लोगों ने। अब हम लोग बात कर रहे हैं जिस टाइम अपने पास वाइमार रिपब्लिक आया था। वाइमार रिपब्लिक देखते हैं बेटा। मैम क्लियर अभी नहीं है। अभी तो मैं बोल ही नहीं ना, इधर आके बोलूंगी तब वो क्लियर सुनाई देगी आपको। देखो बेटा, वाइमार रिपब्लिक पहले आपकी एक जगह थी। इस जगह का नाम था, यानी आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी थी, वो आपका वाइमार रिपब्लिक है।
बाकी सारे आपके जितने भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग जिसका एरिया था 13% कॉलोनी थी, लैंड थी, वो सारी की सारी एलाइड पावर ने कैप्चर कर ली। जो जगह बचती है उसका नाम था वाइमर रिपब्लिक, यानी आपका नया जो जर्मनी आपको मिलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। इसका जब वाइमार रिपब्लिक का बर्थ होता है, आपके एनसीईआरटी लिखती है बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपके पास एक रिपब्लिकन कंट्री आएगी जिसका नाम था वाइमार रिपब्लिक। ठीक है, कंट्री आ रही है। कंट्री को दो अपोजिशन ग्रुप थे, दो तरीके के ग्रुप आपके कंट्री में काम करेंगे जर्मनी में। एक जो आपके वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करेगा, दूसरा जो उसके अगेंस्ट होगा। अगर आप सपोर्टर्स की बात करते हो तो सपोर्टर्स के लिए आपके पास है नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स में हम लोगों के पास दो होते हैं, कैथोलिक्स डेमोक्रेट्स। ये तीन तरह के लोग थे जिसको हम लोगों ने अब क्या है, इसके अपोजिशन जो कंजर्वेटिव लोग थे जिसको किसमें बिलीव करते थे, मोनार्की सिस्टम में बिलीव करते थे, वो ओल्ड पैटर्न के जर्मनी में बिलीव करते थे। ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टिस्ट लीग। अपना माइक म्यूट कर ले बेटा प्लीज। मैम जो जर्मनी के लोग हैं वो हिटलर को एक तरफ से गॉड मानते होंगे आज भी। सारे थोड़ी ना थे, अलग अलग तरह के ग्रुप थे ना, जैसे अपने ही कंट्री में चल रहा है। अपनी कंट्री में भी तो चल रहा है, कुछ तो मोदी को ही भगवान मान रहे हैं। मैम नवंबर चल रहे हैं, क्रिमिनल्स उसकी मोदी की अभी भी कमी नहीं दिखाई देती, कईयों को मोदी में ही सारी कमी दिखाई दे रही है। तो वही पैटर्न, वही ग्रुप हमेशा से सभी कंट्रीज में चलता है बेटा, तो वो आज भी वहां पे है। मैम नवंबर क्रिमिनल्स हिटलर के तरफ थे ना? और नहीं, वो तो अगेंस्ट हो गए हिटलर के। टोटली अगेंस्ट था नवंबर क्रिमिनल्स के। मैम यस आवाज मैम, बहुत ओके कम जो आ रही मैम ये पॉलिटिकल लीडर थे ना? अच्छा वो, हाँ जी हाँ जी ओके मैम, ओके है। मैम आपकी आवाज लो आ रही है। यस मैम, बहुत ज्यादा। Yes, ma'am. हाय हाय, यस मैम। कभी ना मेरे साथ गड़बड़ करते हो। मैम पास में आके तेज आ जाती है। मैं इतनी पास में आके थोड़ी ना बोलूंगी। मैम ब्लूटूथ मैम आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ा सा तुम एडजस्ट करो यार, अपने साइड से ना माइक म्यूट कर लो सब, फिर मेरी वॉइस तो आएगी आपको। और मैं फैन ऑफ करके देख लेती हूँ, फैन का शोर कम हो जाएगा तो मेरी वॉल्यूम आपको फिर ठीक सी आएगी। वो करके देख लेते हैं। अभी क्या है बच्चा, क्योंकि आप लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन का चैप्टर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा उसमें आपको लगेगा कि ये चीज क्या है। आपके जो कंजर्वेटिव लोग थे ना, वो डिमांड कर रहे थे आपके रशिया के जैसी गवर्नमेंट की। रशिया की जो गवर्नमेंट थी बेटा, वो अपनी आपकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था बोल्शेविक। उसमें क्या कर रहे हैं, वो अपने वर्कर्स को और पीसेंट्स को साथ लेके चलते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो आपकी जो जर्मनी के अंदर भी वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही चाहिए। कैसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट? जो आपके रशिया में है, रशिया के पैटर्न की गवर्नमेंट चाहिए, बोल्शेविक गवर्नमेंट के जैसे। तो इन्होंने भी क्या है, सोवियत क्या होता है बेटा, अ ग्रुप ऑफ पीपल। उन्होंने अपनी सोवियत फॉर्म की। सोवियत फॉर्म करने वाले कौन थे? वर्कर थे, इंडस्ट्रियल क्लास के वर्कर। क्योंकि आपने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, लोग जॉबलेस थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जॉबलेस पीपल थे। अब और सेलर कौन होते हैं? जो आपकी बोट वगैरह को लेके चलते हैं, शिप पे काम करते हैं वो लोग। वो सारे के सारे मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, तो उसको नाम दे दिया सोवियत ऑफ वर्कर एंड सोवियत ऑफ सेलर्स। वो एस्टेब्लिश हुई। अब ये स्पार्टैक लीग जो थी वो क्या कर रही है बेटा, बोल्शेविक गवर्नमेंट, बोल्शेविक पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी में उन लोगों ने अपनी स्टैब्लिश कर दी, बोल्शेविक पार्टी ऑफ जर्मनी। और बोल्शेविक पार्टी स्टार्ट कहां से हुई थी? रशिया से। रशिया में सेम पैटर्न थे। बट आपके जो डेमोक्रेट्स पीपल थे, या जो गवर्नमेंट रूलर लोग थे, उन्होंने क्या किया, वाइमार रिपब्लिक क्लास स्ट्रेटजी थी, वो इसको क्रश कर देता है विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। इनकी हेल्प के साथ जो आपके वॉर में सोल्जर्स ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है। मैम पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। अभी भी मेरे बैकग्राउंड में वॉइस है? मेरे बैकग्राउंड में कोई भी वॉइस नहीं है। आर्यन सिंह की बैकग्राउंड वॉइस है। यस मैम, कोई अनम्यूट कर लेता है तो उसके बाद में सी आने लगती है।
एक्चुअल में ना ये बात है, मेरे 17 सेक्टर के बच्चे तो कुछ गड़बड़ नहीं करते, इतना तो क्लियर है। ये गड़बड़ कर रहे हैं सारे गुरुकुल वाले, और जब इनकी अकेले की क्लास होती है तब तो बड़े पीसफुली बैठ जाते हो तुम लोग। माइक इसलिए ऑन करती है तुम लोगों का कि कोई डाउट होता है पूछ लिया करो ना, पर अपनी कहानियां सुनानी स्टार्ट कर देते हो, फिर घर के सारे राज खोलते हो। वाइमार रिपब्लिक की बात करें बेटा, आपके पास जर्मनी की ट्रीटी के बाद आपकी कंट्री में जो होता है उसका नाम है वाइमार रिपब्लिक। न्यू कंट्री जो आई जर्मनी की वो वाइमार रिपब्लिक थी, पर सारे लोग उस न्यू गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते थे। उसमें जिसने ट्रीटी साइन की थी वो थे आपके नवंबर क्रिमिनल्स। 3 तरह के लोगों का ग्रुप था, डेमोक्रेट, कैथोलिक, सोशलिस्ट, जिनको फिर आपके लोगों ने बोल दिया इन्होंने नवंबर में ट्रीटी साइन किया तो ये नवंबर क्रिमिनल्स है, इसको लाइक नहीं करते। उसके अगेंस्ट दूसरी साइड जो कंजर्वेटिव लोग थे। कंजर्वेटिव लोग कौन थे? जो क्योंकि आपके जर्मनी के अंदर मोनार्क था, वो मोनार्क की फेवर में थे। उन्होंने अपनी एक लीग बनाई, लीग का नाम था स्पार्टेक्स लीग। वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो रशियन पैटर्न की गवर्नमेंट डिमांड कर रहे हैं। रशियन पैटर्न की गवर्नमेंट कैसे? बोल्शेविक गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं। उसी पैटर्न पे उन लोगों ने क्या किया, अपनी कंट्री में एक तो बोल्शेविक पार्टी ऑफ जर्मनी स्टेब्लिश कर ली, साथ में सोवियत, क्योंकि आप लोगों ने रशिया का नाम सुना ही होगा, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रशिया। तो ये उन्होंने क्या किया, अपना सोवियत बना लिया, ग्रुप बना लिया, ग्रुप ऑफ वर्कर्स एंड ग्रुप ऑफ सेलर स्टैब्लिश किया और स्पार्टेक्स लीग थी। दूसरी साइड इनकी जितनी भी एक्टिविटी थी, जो भी इनकी रेडिकल एक्टिविटी थी, डिमांड करते थे, उसको क्रश कर दिया किसने? जो आपकी वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट है। वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट क्रश कर देती है, किसकी हेल्प से? अकेले तो नहीं करेगी, जो वॉर वेटरन थे, वॉर वेटरन जो पुराने वॉर में वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स थे, उन्होंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स। क्लियर? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना रहे हैं आपके सोल्जर्स? आपके पास आपको पता ही है पूरे के पूरे सोल्जर्स नहीं थे, अब 1 लाख की आर्मी थी ट्रीटी के अकॉर्डिंग। इतनी बात क्लियर? अब उनके पास ऑर्गेनाइजेशन हुई, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे थे, अपने अपने पॉइंट्स को रख के लड़ते गए, और इन्होंने क्या कर दिया, आपके हिटलर के लिए पूरा रास्ता, हिटलर से इन लोगों को कोई मतलब नहीं अभी तक, हिटलर को पूरी तरह से उसके लिए ओपन पाथ या रेड कारपेट ही उसके लिए कर दिया, क्या आ जाओ तुम कंट्री को रूल करो। अब देखो बेटा, वाइमार रिपब्लिक आ गया, रूल कर रहा था, लेकिन रूल करने से पहले उसकी बात देख लेते हैं। जब उसने आपका वॉर में पार्टिसिपेट किया था, किसने? जर्मनी ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था। उसने क्या किया था? लोन ले रखा था, लोन पे उसने वॉर फाइट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वॉर को पे तो करना पड़ेगा। वॉर पे करने के लिए उसके पास जो भी गोल्ड था कंट्री के अंदर, उस कंट्री के गोल्ड को एज अ रीपे कर दिया। कैसे? जो उसने लोन ले रखा था, लोन को रीपे कर दिया। बट कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, वो डिनाई कर देता है 1923 के अंदर कि अब मैं नहीं पे कर सकता, तो वो अपने लोन को या अपने जो भी उसकी चीजें थी, जैसे आपके लाइट पावर को उसको पे करना था, उसके लिए वो डिनाई कर देता है। डिनाई किया तो फ्रांस को गुस्सा आता है, और फ्रांस क्या करता है, उसका रोर नाम का प्लेस जो है उसको भी कैप्चर कर लिया। अब ये सेक्टर क्या है? उसका इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया में कोल माइंस है, इसको भी उसने पूरी तरह से कैप्चर कर दिया। अब रिजल्ट क्या हुआ? वाइमार रिपब्लिक को पैसे तो चाहिए, वो खुद की अपनी पेपर करेंसी को पब्लिश कर देता है। पेपर करेंसी पब्लिश की, जिसका नाम था उस टाइम पे मार्का। जर्मनी में जो करेंसी उस टाइम फॉलो कर रहे थे लोग, उसका नाम था मार्का। मार्का को वो पब्लिश कर दिया। मार्का पब्लिश होता है, अब उसके बाद इतनी ज्यादा मार्का पब्लिश हुई, गोल्ड पहले ही नहीं है। क्यों? कब होती है करेंसी पब्लिश? जितना गोल्ड होगा उतनी ही आप अपनी करेंसी पब्लिश करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज। डिक्रीज इतनी डिक्रीज होगी कि आप पूरा एक बुलेट कार्ड भर के भी अगर पैसों का लेके जाओगे, मनी का लेके जाओगे, बदले में एक पैकेट ही ब्रेड आएगा। इतनी बेकार कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन हुई आपके जर्मनी की, तो आपके पास डॉस प्लान आता है, किसका? यूएस का। किस लिए आया? इकोनॉमिक हेल्प के लिए आया। पूरा वर्ल्ड उससे पीछे था, इकोनॉमिक हेल्प के लिए फिर से यूएस आगे आता है, और वो बोलता है कोई और नहीं तेरी हेल्प कर रहा तो मैं ही करूंगा। तो उसने अपना क्या किया? डॉस प्लान के साथ आता है। डॉस प्लान क्या था? यूएस का इकोनॉमिक हेल्प के लिए वो काम करता है।
लेकिन हम लोगों को तो बात करनी है किसकी, आपके वाइमार रिपब्लिक को ही पूरी तरह से अभी क्रिटिसाइज करनी है। अगर वाइमार रिपब्लिक की हम लोग बात करते हैं, वाइमार रिपब्लिक की जो बात की, वाइमार रिपब्लिक की पॉलिटिकल फीचर्स क्या थे? पहले नंबर पे इंस्टेबिलिटी थी आपकी किसकी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट उनकी स्टेबल नहीं थी बच्चे। स्टेबल क्यों नहीं थी गवर्नमेंट? क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था किसका, आपके अगर पूरी कंट्री में 45 एमपीज आएंगे, डिप्टीज जो थे, डिप्टीज की बात की थी ना हम लोगों ने, डिप्टीज होंगे उनके 45 डिप्टीज होंगे, उसमें से कोई भी एक भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी से नहीं आई, सब अपने अपने एरिया से आए। तो रिजल्ट क्या हुआ, कोलिएशन गवर्नमेंट आई। अब कोलिएशन गवर्नमेंट होगी तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, लड़ते रहेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन था। क्यों था? क्योंकि जितने भी डिप्टीज थे वो कोलिएशन गवर्नमेंट ही फॉर्म करते थे। देन उनके पास एक था आर्टिकल 48। ये आर्टिकल समझना बेटा, आर्टिकल 48 था, इसका मीनिंग क्या होता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का जो कंसेप्ट आया वो यहीं से आया, जर्मनी से। आर्टिकल 48 मीन इमरजेंसी एक्ट। इमरजेंसी एक्ट होगा बच्चे आपका। तो आपकी ये जो गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि वाइमार गवर्नमेंट जो थी, वाइमार गवर्नमेंट के जितने भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव थे 2020 के उस पे कर रहे थे वो, तो वो क्या है, सारे आपके बहुत लॉन्ग टाइम तक उनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती है। 239 डेज की पूरे उसके पॉलिटिकल टाइम पीरियड में वो मैक्सिमम टाइम वहां पर आर्टिकल 48 ही रहा है, क्योंकि लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। लड़ाई झगड़े का रिजल्ट क्या हुआ, कौन, आपके डिप्टीज किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और रिजल्ट क्या हुआ आपका, राइज ऑफ हिटलर। हिटलर आएगा। अब जिस टाइम हम लोग राइज ऑफ हिटलर की बात करेंगे, फिर से एक बार वही क्वेश्चन आएगा, हिटलर के राइज के लिए आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर थे, किन किन रीजंस की वजह से आपका हिटलर आता है, राइज ऑफ हिटलर क्यों है। पहला, ट्रीटी ऑफ ये आपकी ह्यूमिलेट करने वाली ट्रीटी थी जर्मनी के लिए। आपके हिटलर को इस बात पे गुस्सा आया कि जर्मनी के साथ इतनी हराश ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए थी अलाइड पावर ने। फिर वो लोगों को क्या बोलता था कि अपनी ट्रीटी किसी उसने आर्मी ने थोड़ी किया है, ये ट्रीटी किसने साइन किया है, सिर्फ आपके पॉलिटिकल लीडर्स ने। लीडर्स ने क्यों साइन किया, क्योंकि उनको क्या चाहिए थी, पावर चाहिए थी, उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे, इसीलिए उन लोगों ने क्या कर दिया, अपनी ट्रीटी साइन करके खुद गवर्नमेंट के मेंबर बन गया है। सेकंड नंबर पे अब क्या है, पहली तो ट्रीटी होगी, दूसरे नंबर पे आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, पूरी कंट्री में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो लोगों को पैसा चाहिए, जॉब चाहिए। लोग अपनी गले के अंदर एक प्लेट पहन के खड़े भी होते थे, वी आर रेडी टू डू एनी वर्क। ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने लास्ट क्लास में फेस कर ली थी कि आपके इतने बुरे हालात जर्मनी के थे। थर्ड नंबर पे क्या है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब था, 1929 टू 32 तक। ये क्या था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुई थी, कहा कि यूएस की। अभी तक तो यूएस हेल्प करता है, बट फिर यूएस को भी वापस अपने पैसे चाहिए। लास्ट क्लास में बताया था कब तक पे करता है जर्मनी, 2010 तक उसको पे कर रहा था। फिर आपकी क्या थी, आपका फोर्थ नंबर पे था गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कौन सी, वाइमार गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी। स्टेबल तो थी नहीं वो गवर्नमेंट, क्यों नहीं थी, क्योंकि उनके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। अपने अपने टाइम पे वो लोग रूल कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपकी आती है और इसके लिए इसने काम करना स्टार्ट कर। इन सब के बाद आप कर लेते हैं आपके हिटलर की एंट्री। एंट्री जैसी करोगे आप, उसको मैं नाम देती हूँ हिटलर जर्नी। मैंने उसको नाम दिया हिटलर जर्नी, यानी हिटलर कैसे अपना काम करना
स्टार्ट करेगा उससे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे बर्थ। बर्थ आपके हिटलर का होगा 1889 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंदर इसका बर्थ होता है, किसका? आपके हिटलर का। वो पूरी तरह से जर्मन कल्चर से मोटिवेटेड था, जर्मन कल्चर को फॉलो करता था, कंट्री के लिए काम करेगा। 1914 में जैसे वॉर स्टार्ट होता है तो एज ए मैसेंजर, क्योंकि सोल्जर तो वो नहीं बन सकता था, दुबला पतला था, एज ए मैसेंजर आर्मी ज्वाइन कर दी। कहते हैं बहुत फास्ट दौड़ता था ये और इसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसको क्या कर लिया था, आर्मी में एज ए मैसेंजर रख लिया था। देन बात करते हैं, जैसे कि आपका वॉर एंड होता है, काफी डिस्टर्ब होता है। वॉर एंड हुआ, ट्रीटी साइन हुई, उसको लगता है कि हम जीत ही जाते, वॉर ट्रीटी साइन करनी नहीं चाहिए। इस चीज से बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है और लोगों को ये यही बोलता हुआ घूमता है कि आपकी जर्मन आर्मी को कोई डिफीट नहीं कर सकता। ये सब कुछ इन पॉलिटिकल लीडर्स का काम था, इन्होंने सब कुछ किया। थर्ड नंबर पे वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं 1919 में, जो आपकी थी नेशनल सोशल वर्कर पार्टी, जिसका नाम चेंज होगा, देन वो आपकी क्या बनती है, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी, ठीक है। अब ये अपना काम कर रहे हैं, इसने क्या काम किया, 1923 के अंदर एक ग्रुप इसने तैयार कर लिया, नाजी पार्टी में ये रहता है। अब इसने क्या किया, अपना पावर क्या किया, बावरिया नाम की एक जगह थी, बावरिया का तो कंट्रोल कर लिया। उसके कंट्रोल के बाद 600 लोगों का एक ग्रुप था इसका। उसके बाद वो जाता है बर्लिन को भी कैप्चर कर, बट बर्लिन को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। वहां पे आपके कौन थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने इसको कर लिया और जेल में डाल दिया। अब ये 1924 to 26 तक जेल में रुकता है जी। वहां इसने बुक लिखी जिसका नाम था मेन कैंप। मेन कैंप, मेन कैंप का बताइए, जर्मन वर्ड था मेन कैंप, माय स्ट्रगल। माय स्ट्रगल्स में वो पूरी कंट्री के लिए स्ट्रेटजी, जेल पीरियड में ही वो अपनी पूरी कंट्री के लिए स्ट्रेटजी करेगा। उस कंट्री में कौन होंगे, आपके फार्मर्स के लिए काम कर रहा है, आपके सोल्जर्स के बारे में सोच रहा है, आपके बिजनेसमैन के बारे में, आपके चिल्ड्रन, यूथ, देन विमेन, एंटी नेशनलिस्ट like Jews, gypsies, इन सब के बारे में वो अपने जेल पीरियड में ही सब कुछ स्ट्रेटेजी कर लेते हैं कि हर पर्सन को उसको सेटिस्फाई करना था। इतनी अच्छी ऑरेटरी स्किल थी कि अब अपना वो काम करेगा। जैसे ही जेल से बाहर आता है, अब वो अपने लिए काम करना स्टार्ट करता है। 1928 में इलेक्शन हुआ जर्मनी के अंदर, बट इसको 2.6 वोट मिली। 2.6% वोट मिलती है नाजी पार्टी को, जो आपकी बहुत कम थी, माइनॉरिटी में होगी। लेकिन हिम्मत नहीं आता, उसके साथ भी अपना काम कंटिन्यू में रखता है। 1932 में फिर से इलेक्शन हुआ, इस टाइम उसको मिली 37% वोट, और वो क्या होता है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आपकी फॉर्म होती है। उसको किसी से कोलिशन करने की नीड ही नहीं है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई। अब उस लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो काम करना स्टार्ट करता है। जिस टाइम वो काम करता है, पॉलिटिकल पार्टी का हीरो वो था, लेकिन इतने सारी वोट कैसे मिली उसको देख लेते हैं। वोट कैसे मिली, उसने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे की या प्रोपेगेंडा, सबसे पहले ऑरेटरी स्किल। इतना अच्छा बोलता था कि किसी को भी अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकता था, ऑरेटरी स्किल बहुत अच्छी थी।
हिटलर की, अपने मोदी जी के जैसे अच्छा बोल लेता है और फिर काम कर जाता है सारी पब्लिक के साथ। देन दूसरा उसने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग नेशन तैयार करना है। अपने मोदी जी ने भी ऐसे ही बोला था स्ट्रॉन्ग नेशन, तो उसने भी स्ट्रॉन्ग नेशन की बात की। देन स्ट्रॉन्ग नेशन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग नेशन के साथ साथ उसने क्या किया, तीसरे नंबर पे वो बात करते हैं किसकी, थर्ड राइच इस्टेब्लिश करूंगा। थर्ड राइच क्या होता है, आपका एम्पायर होगा जो 1000 ईयर्स तक रूल करेगा, ऐसा मैं करके जाऊंगा अपनी कंट्री को। आफ्टर दैट भी अपनी कंट्री ग्रेट कंट्री हो। देन बात करते हैं रिवेंज का, लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि बदला लूंगा किसका, रिवेंज ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी का बदला भी लेना है। देन वो बात करते हैं किसकी, आपकी एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, जहां ये बात होगी तो लोग तो एकदम उसकी साइड आएंगे, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट है। देन वो बात करते हैं किसकी, इसके लिए उसने क्या किया, कंडक्ट द रैलीज, मोदी भी यही करता है, अपना रैलीज कंडक्ट करता है, लेकिन इस बार बंगाल में तो पहला हो गया। सिंबल यूज किया उसने, रेड फ्लैग, स्वास्तिक, सैल्यूट्स, ये सारी चीजें प्लस एक और चीज उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, उसने बोला मैं आप लोगों के एज ए मसीहा काम करूं। लोगों को भी लगा यही मसीहा है और कोई काम नहीं, यानी ये हम लोगों के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करेगा और कोई इस पैटर्न पे हम लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। क्या किया उसने, जब अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग करते हैं सबसे पहले तो उसकी ऑडिटरी स्किल इतनी अच्छी थी, लोगों को अट्रैक्ट कर लिया अपनी साइड, बहुत अच्छा बोला, इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा स्पीकर था कि लोग अट्रैक्ट हुए बगैर नहीं रहे। सेकेंड थिंग आप बात करते हैं, वो बात करता था मेरे को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, और स्ट्रॉन्ग नेशन मैं कैसे अपना बिल्ड करूंगा, आपकी हेल्प से करूंगा, आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तभी मैं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेशन करूंगा। स्ट्रॉन्ग नेशन कैसे होगा, मैं अपने सोल्जर्स को साथ लेके चलूंगा, अपने बिजनेसमैन को बहुत अच्छे से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाऊंगा, चिल्ड्रन को एडुकेट अच्छे से करूंगा, यूथ को आर्मी ज्वाइन करवाऊंगा, फार्मर लोगों के लिए कल्टीवेशन करूंगा। ये सारी बातें उसने अपने स्पीचेस में बोली, अपने जो भाषण देता था रैलीज में उसके लिए बात की। फिर वो लोगों को बोलता है थर्ड राइच इस्टेब्लिश करूंगा, जर्मनी के अंदर थर्ड राइच इस्टेब्लिश होगी, एक ऐसा एम्पायर आएगा जो 1000 ईयर्स तक भी हम लोगों को याद रखेगा। सबसे मेन बात, मैं क्या करूंगा, अपनी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का बदला लूंगा, किससे, सभी से, जिसने हम लोगों के साथ गलत किया है उन सबसे बदला लूंगा। और जहां बदले की बात आ जाती है लोग वैसे ही मोटिवेट हो जाते हैं। देन बात करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिसको काम से मतलब था, जिनको क्या था, काम से मतलब था, इसीलिए उसने क्या किया, आपका एम्प्लॉयमेंट टू ऑल की बात की। और इस टाइम पे वो स्लोगन क्या रखता है, फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, रैलीज कंडक्ट कर रहे हैं, रैलीज कंडक्ट किया तो उसने अपने सिंबल्स यूज किए, रेड फ्लैग था, स्वास्तिक था, सैल्यूट्स होते थे, और अपने लिए मसीहा वर्ड यूज करवाया। खुद उसको लोग क्या बोलते थे, फ्यूरर, फ्यूरर वर्ड उसके लिए यूज होता था। इतनी बात क्लियर, तो आगे चलते हैं बेटा। इन सब का रिजल्ट क्या हुआ, उसको मिलती है वोट कब, 1932 में 37% वोट मिली, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मिली, बन गया लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बना। तो आपका वहां पर जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम था पॉल हिंडनबर्ग, उन्होंने आपकी
1933 में हिटलर को चांसलरशिप ऑफर कर दी। चांसलरशिप क्या होती है? आपकी प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई हाईएस्ट पोस्ट है जर्मनी के अंदर तो वो चांसलरशिप है। अब जैसे ही उसको 30 जनवरी को चांसलर बनता है, वो 30 जैन को वो चांसलर बनता है, उसके बाद उसने अपना काम स्टार्ट। अब चांसलर तो वो बन गया है, हिडनबर्ग ने उसको चांसलरशिप दे दी, लेकिन सारे लोग हैप्पी नहीं थे उसकी इस चीज से। उनके पास बहुत सारे ऐसे चीजें थी, जो बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जिससे वो क्या कर सकते थे, इसको रिमूव कर सकते थे सीट से। तो वो सारे एविडेंस कहाँ थे? आपके राइक्सटैग के अंदर रखे थे। राइक्सटैग क्या है बच्चे? आपकी पार्लियामेंट है, किसकी? जर्मनी की। तो वो 28 फैब 1933 को फायर करवा देता है। किसको? आपकी पार्लियामेंट में आग लग गई। आग का सारा ब्लेम किसको कर दिया? और डचमैन को। एक डच था, उसको ब्लेम कर दिया। उसको भी अरेस्ट करके जब उससे पूछताछ करनी थी, उसको भी मरवा दिया। अब ये पूरी तरह से अपनी डेमोक्रेसी को खत्म करने पे आ गया। 3 मार्च को 1933 में इनेबलिंग एक्ट पास होता है बेटा, ये याद रखना बेटा। इनेबलिंग एक्ट, इनेबलिंग एक्ट आया बेटा, और इनेबलिंग एक्ट क्या करता है? आपको एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा पावर में क्या किया उसने? सिविल राइट्स को सस्पेंड करेगा, सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए। सेकंड नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी जो और थी बैन कर दी। टोटल पावर अब आपके इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद उसको क्या मिलती है? चांसलरशिप मिल जाती है। चांसलरशिप मिलने के बाद चांसलरशिप किसने? प्रेसिडेंट हिडनबर्ग ने। चांसलरशिप क्या होती है? सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है जर्मनी के अंदर। देन बात करते हैं 28 को, उसके अगेंस्ट कुछ एविडेंस थे दूसरे लीडर्स के पास, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास, हिटलर के अगेंस्ट। तो उसने क्या किया? पार्लियामेंट में ही आग लगवा दी। पार्लियामेंट में आग जो लगती है उसका एक ब्लेम जाता है, वो एक डच बॉय को ब्लेम कर देते हैं उसके साथ। 3 मार्च को 1933 में इनेबलिंग एक्ट पास करता है। इसको देखना है, आर्टिकल 48 था इमरजेंसी। इनेबलिंग एक्ट क्या है? वो एक्स्ट्रा पावर देगा जिसको? आपके हिटलर को उसने कुछ एक्स्ट्रा पावर दे देगा। उस एक्स्ट्रा पावर में क्या है? सबसे पहले तो वो लोगों के सिविल राइट्स को सस्पेंड कर देता है। अब सिविल राइट्स कौन से होते हैं? जैसे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, उन सारे राइट्स को सस्पेंड कर देता है कि मेरी मर्जी है, मैं किसी को क्या दूं क्या नहीं दूं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्या कर दिया उसने? पूरी तरह से डिक्टेटरशिप वो लेके आ रहा है कंट्री। साथ में वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी कंट्री में, अब उनको बैन कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। टोटल पावर जितनी थी कंट्री की, जो भी पॉलिटिकल पावर थी, अब सारी की सारी किसके पास है? हिटलर के पास पॉलिटिकल पावर है, उनके साथ करता है। और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? अपना जो हिटलर है अब वो पूरी तरह से डिक्टेटर बन जाता है। हिडनबर्ग की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी। हिडनबर्ग को स्टमक कैंसर होता है, उससे उनकी डेथ होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कि वो कैसे डिक्टेटर बनता है। अब जब वो डिक्टेटर बन गया है तो उसको अपने काम करने के लिए, क्योंकि उसने इन सब लोगों से प्रॉमिस कर रखा है, ये उसकी स्ट्रेटेजी थी इन लोगों के लिए, अब उसको काम उसी तरीके से करना पड़ेगा जो उसके प्रोमिस थे। अब देखते हैं कैसे कैसे काम करेगा वो। सबसे पहले तो अपनी फोर्सेस की बात करता है। फोर्सेस किसकी? हिटलर की कुछ फोर्सेस थी, उसके फोर्सेस के नाम देखो। वैसे तो हम लोगों ने जब मेन प्रैक्टिस में किया था तब कर लिया है। गेस्टापो,
गेस्टापो क्या थी? इसकी सीक्रेट पुलिस थी बेटा, सीक्रेट पुलिस की जो ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म पहनती। एक थी उसके पास एसए, एसएस और एसडी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स, ये इनकी फोर्सेस थी बेटा। गेस्टापो जो थी सीक्रेट पुलिस थी, ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म पहनती थी। इसका काम क्या होता था? जितने भी ज्यूस लोग थे, ज्यूस लोगों को सेग्रीगेट करके उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हिटलर को देना। ऐसे जो थे स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स थे, उसके स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स का भी काम क्या था? इसी तरीके से काम करना। कोई भी हिटलर के अगेंस्ट एक्टिविटी होती थी, पूरी इंफॉर्मेशन हिटलर के पास जाती थी। एसएस जो थे वो सिक्योरिटी स्क्वाड से मोस्ट क्रूर पुलिस बोलते थे इसको, मोस्ट, जो आपकी होलोकास्ट में काम आएगी, कंसंट्रेशन में काम आएगी। एसटी जो है उसकी फोर्सेस थी जो आपकी बैटल, आपके बॉर्डर पे बैटल के काम आती। ये चार तरह की फोर्सेस के साथ आपका हिटलर काम करेगा। हिटलर वो काम करेगा। अब उसने क्या किया? अपनी फॉरेन पॉलिसीज देखो। या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर। फॉरेन पॉलिसी में क्या कर रहा है? सबसे पहले तो वो बात करेगा लिविंग स्पेस की। लिविंग स्पेस, लिविंग स्पेस के लिए वो वर्ड जर्मन में यूज होता है लेबनसम। अब लिविंग स्पेस किसके लिए चाहिए? उसको अपने फार्मर्स के लिए चाहिए बेटा। ज्यादा लैंड होगी तो क्या करेगा? कल्टीवेशन अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे अपने बिजनेसमैन की फैक्ट्रीज के लिए चाहिए। जितना ज्यादा एरिया उसके पास होगा उसका ट्रेड उतना अच्छा चलेगा। और उसको क्या चाहिए? लिविंग स्पेस की बात कर रहे हैं। लिविंग स्पेस किया उसने, तो अब क्या करते हैं? वो लिविंग स्पेस कैसे करेगा? जब उसको दूसरी कंट्रीज को कैप्चर करेगा। लेकिन कैप्चर करने से पहले फिर उसको याद आता है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी पीस के लिए। जर्मनी उसका पार्ट था। मतलब क्या था? लीग ऑफ नेशन के जो मेंबर होंगे वो कभी भी किसी कंट्री के साथ वॉर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या किया? 1933 के अंदर ही क्विट कर जाता है लीग ऑफ नेशन से। लीग ऑफ नेशन से क्विट करेगा। अभी इंग्लैंड कुछ नहीं बोल रहा। इंग्लैंड को ये लगता है कि क्योंकि इसके साथ बहुत हराश ट्रीटी हुई थी तो ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगा। तो लीग ऑफ नेशन से क्विट किया। क्विट करने के बाद वो क्या करता है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया को कैप्चर करेगा, काफी ज्यादा एरिया। उसके साथ ही चेकोस्लोवाकिया प्लस आपके जर्मन स्पीकिंग स्टेट थे सुदेलैंड, उनको कैप्चर कर लेगा। जिस टाइम इनको कैप्चर करता है जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को, तब वो एक स्लोगन यूज करता है फॉरेन पॉलिसी में, वन पीपल, यानी लोग सब क्या है? एक जैसे हैं। तो उनका नेशन भी कैसा होगा? वन नेशन। और नेशन को रूल करने के लिए कौन चाहिए? वन लीडर। क्या बात की? सारे जर्मन क्या है? जर्मन स्पीकिंग लोगों को, स्विट्जरलैंड और चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया। ऑस्ट्रिया में जो जर्मन स्पीकर थे उनको उस एरिया को कैप्चर कर लिया। इसके लिए उसने जो क्या किया? स्लोगन दिया, वन पीपल वन नेशन वन लीडर। एक जैसे लोग, एक नेशन होगा उनका, और उनको रूल करने के लिए एक लीडर। लीडर कौन होगा? फ्यूरर। फ्यूरर कौन था? आपका हिटलर। इस पैटर्न पे वो काम करता है। जो चीज उसको चाहिए थी एरिया एक्सपेंड करने के लिए, उसने वर्ड यूज किया, जर्मन वर्ड था लेबनसम। लेबनसम मीन लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस किसके लिए चाहिए बेटा? अपने फार्मर्स के लिए चाहिए, अपने बिजनेसमैन के लिए चाहिए। लेकिन वो पॉसिबल कब था? जब वो आपके लीग ऑफ नेशन से क्विट करेगा। तो क्विट कर दिया। क्विट करके उसने ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया। यहाँ तक आपका इंग्लैंड, फ्रांस कुछ भी नहीं बोलता, आराम से बैठे रहते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन अभी वो क्या करते हैं? 1 सितंबर को
1 सितंबर 1939 क्या किया? पोलैंड पे अटैक कर। पोलैंड अटैक जिस टाइम होता है बेटा वो होता है उसका क्या? आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए स्टार्ट। लेकिन इतना क्लेवर था आपका ये हिटलर, डायरेक्ट उसने नहीं बोला अरे लीग ऑफ नेशन यूएनओ, ये तो आपका एक टॉपिक ही है पूरा बेटा, आपके इस बार टेस्ट में आ रहा है तो ये हिटलर आ रहा है, पहले इसको कर लेते हैं। लीग ऑफ नेशन तो मैं आपको पूरा ही करवाऊंगी बेटा, लीग ऑफ नेशन कैसे फॉर्म होगा, क्या क्या उसकी कंडीशंस थी, कौन उसके मेंबर होंगे कौन नहीं होंगे, वो तो एक अलग क्लास चलेगी आपकी, अभी उसके चक्कर में नहीं जाते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ग्रुप ऑफ नेशंस की, जो पीस के लिए बनी थी इन फ्यूचर। आपके वुडरो विल्सन का प्लान था ना 14 पॉइंट प्लान, उसके अंडर थी ये लीग ऑफ नेशन, तब उसमें करवाऊंगी पूरा, अब उस चीज में नहीं जाएंगे हम, चैप्टर देख लेते हैं।